नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप एवरीबॉडी इज फिट एंड फाइन। सर्दी का मौसम थोड़ा चरम सीमा पे आ चुका है। हमारे यहाँ पे थोड़ी ठंड ज्यादा बढ़ गई है और हो सकता है आपके वहां पे बढ़ गई हो। सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सर्दी खांसी ना खा लें, पढ़ाई करनी है हमारे को। सो आज का टॉपिक बजट। बजट हम पढ़ चुके हैं। वैसे बजट क्या होता है, तो बजट में जैसे हमें पता है बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर आवर कंट्री। हमारी गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि कौन कौन से हेड में कितना कितना खर्चा हमें करा है हमने पिछले साल और कितनी कितनी हमारे को हर मिनिस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। तो बजट होता क्या है, किस तरीके से फ्रेम होता है, कैसे स्टेजेस होती है इनएक्टमेंट की, इन सब बातों पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लें। सो दे गेट टू नो दी बजट क्या होता है। फिर अब हम इस लेक्चर पे आते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है ग्रांट्स, अदर ग्रांट्स। एक तो ग्रांट हम बजट के टाइम पे ही दे देते हैं। बजट के टाइम पे ग्रांट दे देते हैं। जो जो मिनिस्ट्री को जिसका रिक्वायरमेंट है वो हमारे को हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से डिमांड करती है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उसको ले डाउन कर देते हैं। क्लियर है। तो ये तो बेसिक जो हर मिनिस्ट्री को, हर डिपार्टमेंट को जो रिक्वायरमेंट है वो बजट के टाइम ले डाउन कर दी जाती है। लेकिन वाइल ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर कभी कभी कुछ और पैसों की भी जरूरत पड़ सकती है, कुछ और ग्रांट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। तो आज उनके बारे में जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी ग्रांट्स है जो कि अपार्ट फ्रॉम बजट, जो बजट में हमने ग्रांट्स एलोकेट कर दी, अप्रोप्रिएट कर दी, निकाल के दे दी, इसके अलावा और कहां कहां हमें पैसा देना पड़ सकता है, तो इनको बोलेंगे हम अदर ग्रांट्स। और आज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो अदर ग्रांट्स और कौन कौन से फंड्स हैं, आज इस बारे में भी पढ़ेंगे हम कि हम कौन कौन से फंड, हमारे देश की सरकार, हमारा देश कौन कौन से फंड मैनेज करता है और कहां से ये पैसा आता और जाता है। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर मल्टी फंक्शन रोल ऑफ द पार्लियामेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्लियर है। सो सबसे पहला, इन एडिशन टू द बजट अदर ग्रांट्स आर मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो क्या है, नॉर्मल तरीके से तो जो जो पैसा चाहिए, नॉर्मल किसी मिनिस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, ये तो हम बजट के टाइम ले डाउन कर देते हैं। ये बजट के टाइम हम ले डाउन कर देते हैं और उनको ग्रांट कर देते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट क्या ऐसा कुछ हो सकता है जब हमें एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ जाए, या हमारे पास पैसा खत्म हो जाए तो उसकी जरूरत पड़ जाए, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए जहां पे हमें अपार्ट फ्रॉम दी अमाउंट सेट इन बजट हमें कुछ पैसा देना पड़े, तो हो सकता है, और उन्हीं को हम बोलते हैं अदर ग्रांट्स। क्लियर है। सो ये कब होगा, जब कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे, तभी हमें अदर ग्रांट देने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी पैसा बजट में एलोकेट कर चुके हैं, अप्रोप्रिएट कर चुके हैं, प्रॉपर अप्रोप्रिएशन एक्ट बना के हम सबको पैसा दे चुके हैं। सो यहां तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे। जैसे सपोज करो अभी कोविड आया, सपोज क्या करो इवेंट आया ही कोविड आया, तो इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस। तो इस वक्त बहुत सारे पैसों की हमें रिक्वायरमेंट हमारे देश की सरकार को हो सकती है, तो उस केस में उनको बोला जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। सिमिलरली कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ गए, इस तरीके से हमें पैसा देना पड़ सकता है। तो क्या क्या आती है अदर ग्रांट्स में, तो अदर ग्रांट्स में आता है अपना सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट, टोकन ग्रांट। क्या क्या होता है इनको भी हम डिटेल में सबको पढ़ लेंगे। अभी के लिए ये हम नाम याद देख लेते हैं, याद भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। सो नाम पे फोकस करना है हमारे को। तो सबसे पहला सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट तो हम जब बचपन में पेपर देते थे, तो हमारे एग्जाम पेपर में शीट जब लेते थे, तो एक शीट खत्म होने के बाद हमें एक्स्ट्रा शीट चाहिए होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी, जिसको बोला जाता था सप्लीमेंट्री शीट। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि आपका जो एग्जिस्टिंग कोटा है, एग्जिस्टिंग जो आपके पास चीज है वो खत्म हो गई है, नाउ यू नीड एक्स्ट्रा वन। ठीक है। तो इसी तरह सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है, हमने किसी सर्विस पे पैसा कितना देना था ये पहले ही एलोकेट कर दिया था, अप्रोप्रिएट कर दिया था, लेकिन वो पैसा अब हो चुका है खत्म, वो पैसा हो चुका है खत्म, और अभी हमें चाहिए और पैसा। क्या चाहिए, और पैसा चाहिए। तो और पैसा कहां से लाएंगे हम, और पैसा लाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट। सो इट इज ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द एप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस। तो एप्रोप्रिएशन एक्ट बना के हमने जो पर्टिकुलर सर्विस के लिए पैसा एलोकेट करना था वो तो हम कर चुके थे, लेकिन अब जब पूरा साल चल रहा है तो ये पैसा इनसफिशिएंट हो गया, ये पैसा खत्म हो गया और हमें काम करना है उस सर्विस पे, तो इसको बोला जाएगा सप्लीमेंट्री ग्रांट। क्लियर है। तो कोई भी सर्विस के लिए सपोज करो कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए 50 करोड़ रुपए सरकार ने, 50 करोड़ 500 करोड़ वॉट एवर दी अमाउंट भी सरकार ने एलोकेट कर दिए वाइल एट दी बजट में ये कर दिया। लेकिन पूरे साल के प्रोसेस में हमें क्या हुआ, हमें पता पड़ा कि 500 करोड़ से हमारी पूर्ति नहीं हो रही, हमें 100-200 करोड़ रुपए की और रिक्वायरमेंट होगी, 500 करोड़ हमें कम पड़ गए।
तो अब ये जो 100 करोड़ 200 करोड़ एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे चाहिए, तो अब इसके लिए ऐसा तो है, या तो मैं अगले साल बजट का वेट कर लूं, स्वच्छ भारत अभियान का भी थोड़ा टाइम रोक दूं। तो ऐसा ना करके क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम, गुहार कर सकते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट की, कि भैया हमें सप्लीमेंट्री ग्रांट दे दो, हमारा जो पैसा था वो हमने पूरी तरीके से यूज कर लिया, इफेक्टिव यूज है, एफिशिएंट यूज है, ये उनको प्रूव करना पड़ेगा। फिर वो जब प्रूव हो जाता है तो उनको बोल देंगे कि भैया आप और पैसा हमें दे दो। तो पहले 500 करोड़ खत्म हो गए, अब मुझे 100 करोड़ रुपए सपोज और चाहिए, तो ये 100 करोड़ मिलेंगे हमारे को सप्लीमेंट्री ग्रांट के थ्रू। सप्लीमेंट्री वर्ड याद रखो, पुराना खत्म हो गया, नया चाहिए सप्लीमेंट्री शीट, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात? मूविंग अहेड, एडिशनल ग्रांट। अब एडिशनल ग्रांट क्या होता है? एडिशनल वर्ड हो रहा है, मतलब ऐड हो रही है कोई चीज। तो एडिशनल ग्रांट का मतलब है कि हमने जो जो सर्विस कंटेम्पलेट करी थी वाइल एट दी बजट, जब हमने बजट दिया था तो हमने क्या क्या हमारे को करना है ये पता होता है ना, जनरली हमारी सरकार को पता है हमारे को देश में क्या क्या अभियान चलाना है, क्या क्या पॉलिसीज लेट डाउन करनी है, कितने कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सपोज करो कि वो पैसा खत्म हो गया, ओ सॉरी खत्म तो सप्लीमेंट्री में हो गया, लेकिन सपोज करो कोई ऐसी नई सर्विस आ जाती है जो हमने कंटेम्पलेट नहीं की, हमने उसके बारे में सोचा नहीं था, तो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी के अकॉर्डिंग या कोई इंटरनेशनल जो हमारी बॉडीज है उनके थ्रू कोई ऐसी पॉलिसी गाइडलाइंस आई जिनको हमें फॉलो करना है। तो सपोज करो कार्बन कंटेंट ज्यादा हो गया हमारे एनवायरमेंट में, अब उसको रेडिकेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर करना है। सपोज करो हमें कोई स्प्रे करना है, हमारे को किसी भी तरीके से कोई काम करना है, या फॉर दैट मैटर हमारे को इंटरनेशनल गाइडलाइन आई कि भैया आप पॉपुलेशन काउंट ले लो, सेंसस तो होता ही है, सेंसस तो होता ही है, लेकिन पॉपुलेशन काउंट ले लो अभी एट प्रेजेंट, अभी सेंसस नहीं है लेकिन हमें पॉपुलेशन काउंट चाहिए पूरी दुनिया की और पॉपुलेशन निकालनी है। ऐसा एक गाइडलाइन निकली। ये इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा हूं, एक्चुअल नहीं बता रहा हूं, इमेजिनरी एक कंसेप्ट एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है। सो पॉपुलेशन काउंट अगर मेरे को इंस्टेंट करनी है, ये सर्विस हमने बजट के टाइम नहीं सोची थी कि भैया ऐसी सर्विस हमें करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि अब इंटरनेशनल बॉडीज के थ्रू ये गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं तो हमें ये करना तो पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हम भी क्योंकि उस बॉडीज के मेंबर हैं, उन बॉडीज के मेंबर है, तो उनकी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो अब इसको करने के लिए मुझे चाहिए होगा एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि इस पैसे के बारे में मैंने बजट के टाइम में तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि ये इंस्टेंट आई है, उस टाइम तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही थी। लेकिन वाइल ड्यूरिंग द ईयर ऐसी कोई सर्विस क्रिएट हो गई जो हमने शुरुआत में कंटेम्पलेट नहीं करी थी, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए होगा वो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल ग्रांट। तो ग्रांटेड व्हेन अ नीड हैज अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस। तो कोई नई सर्विस के ऊपर अगर हमें पैसा खर्च करना है तो वो पैसा हमें कैसे मिलेगा? इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल ग्रांट। फेयर इनफ? नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट फॉर दैट ईयर। इसको हमने शुरुआत में बजट के टाइम नहीं सोचा था। क्लियर है? मूविंग अहेड, कहां गए? एक्सेस ग्रांट। सो एक्सेस ग्रांट क्या है? ये कुछ मिलता जुलता है सप्लीमेंट्री ग्रांट से, पर हल्का सा फर्क है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। एक्सेस ग्रांट ये है कि मुझे जो एक सर्विस पे पैसा एलोकेट हुआ था, पहला पैसा एलोकेट हुआ था, मैं उससे ज्यादा खर्चा कर चुका हूं, मैं उससे ज्यादा खर्चा कर चुका हूं। सप्लीमेंट्री में क्या था? मेरे पास 500 करोड़ थे, खत्म हो गए, तो 100 करोड़ और चाहिए, 100 करोड़ और चाहिए। यहां पे क्या है? मेरे पास 500 करोड़ रुपए थे, मैं खर्चा 600 करोड़ रुपए कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं 600 करोड़ रुपए का खर्चा। तो अब मुझे इसकी पूर्ति करने के लिए जो पैसा चाहिए उसे कहेंगे एक्सेस ग्रांट। ठीक है, ये पोस्ट खर्चा हो गया, ये प्री खर्चा हो गया, इस तरीके से मान लो आप। क्या? ये पोस्ट खर्चा हो गया और ये प्री खर्चा हो गया। क्लियर है बात? अब ऐसा कब होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पैसा ही नहीं है, आप बोलोगे सर 500 करोड़ है तो मैं 600 करोड़ खर्ची कैसे करूंगा? ऐसा थोड़ी कि मंत्री अपनी जेब से लाके खर्च करेगा, तो ऐसा नहीं होता। सरकार के जो काम होते हैं वो क्रेडिट पे चलते हैं, ड्यू पे चलते हैं। मतलब कि भैया उनको पैसा, आप सर्विसेज अभी ले लो, टेंडर वेंडर पास कर लो, सारे काम करा लिए, उसके बाद पेमेंट 6 महीने 5 महीने 2 महीने बाद होगा, जो भी होगा, मतलब डिले होता है पेमेंट में। तो अब मैंने काम कितने के करा लिए? 600 करोड़ के करा लिए। मैंने काम कितने करा लिए? 600 करोड़ के काम करा लिए, लेकिन मेरे पास बजट में पैसा कितना था? मेरे डिपार्टमेंट के पास 500 करोड़ ही था। तो ये 100 करोड़ रुपए देने तो पड़ेंगे, आज नहीं देने, अभी नहीं दिए, लेकिन आगे तो देने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे, मेरे को चाहिए होगी एक्सेस ग्रांट। So granted when money spent on any service during a financial year is in excess of the amount granted.
तो जो पैसा आपको ग्रांट हुआ था उससे ज्यादा आप खर्च कर चुके हैं वाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको अगर एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो वो मिलेगा एक्सेस ग्रांट के थ्रू। वोटेड बाय लोकसभा आफ्टर फाइनेंशियल ईयर, लेकिन आप ऐसा तो नहीं ना हर बार आप बोल दोगे 500 करोड़ थे, मेरा खर्चा 600 करोड़ होगा। आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आपको सारा अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस भी होता है जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। पैसे तो एक बार के आपको दे देते हैं, लेकिन आपको लोकसभा में वोटिंग की भी जरूरत है, और लोकसभा की वोटिंग से पहले इसकी जांच परख भी होगी बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सो बिफोर वोटिंग डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो सपोज करो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बोला हमारे पास 500 करोड़ रुपए थे, लेकिन हम खर्चा 600 करोड़ का कर चुके हैं, तो इनके 600 करोड़ रुपए के खर्चे की जांच होगी कि भाई साहब आपने सही में 600 करोड़ रुपए का खर्चा किया है या सिर्फ आप एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं अपनी जेब में डालने के लिए। तो ऐसा जनरली लोग यही खेल खेलते हैं, लेकिन प्रोविजन जरूर है हमारे देश में कि भैया ये जो 100 करोड़ रुपए का हिसाब है, इसका हिसाब पहले चेक करना पड़ेगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, उसके बाद उस पर लोकसभा में भी बाद में साल के एंड में वोटिंग भी होगी। क्लियर है बात? सो एक्सेस ग्रांट क्या है कि मेरी सर्विस के लिए जो पैसा मैंने लोकेट करा था वो हो गया खर्च, उससे ज्यादा पैसा खर्च हो गया। तो 500 करोड़ अगर एलोकेट करे थे तो मेरे खर्च हो गए 600 करोड़। तो अब वो 100 करोड़ का जो डेफिसिट है, 100 करोड़ का जो गैप है, वो कहां से आएगा? वो आएगा इन दी फॉर्म ऑफ एक्सेस ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट में क्या था? 500 करोड़ थे, खर्चा 600 करोड़ का हो रहा है, खर्च नहीं किया है अभी खर्च किया नहीं है। 600 करोड़ का खर्चा है लेकिन किया नहीं है। यहां पे 600 करोड़ रुपए का खर्चा कर चुका हूं। तो ये प्री और पोस्ट का डिफरेंस है इन दोनों में। किसका डिफरेंस है? प्री और पोस्ट का। फिर आता है हमारा वोट ऑफ क्रेडिट। सो वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? तो वोट ऑफ क्रेडिट होता है कि कुछ ऐसी सर्विस आ गई, अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई ऑन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कि उसे पूरा करना भी जरूरी है, लेकिन उसका ना हमें मैग्नीट्यूड पता है कि उसका अमाउंट कितना है, ना उसका कैरेक्टर पता है कि वो कितना पैसा मांग सकती है। दोनों चीजें हमें पता नहीं है और बजट में हमने उसको ले डाउन नहीं कर सकते। तो जैसे अभी कोविड सिनेरियो चल रहा है, तो कोविड सिनेरियो में आप एस्टिमेट नहीं कर सकते कि आपका कितना लॉस होगा या कितना आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी या उससे उभरने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। हर दिन नए वायरस आ रहे हैं, अपडेट हो रहा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा, तो किस तरीके से हम कोविड से लड़ाई करें, इस वायरस को किस तरीके से करें, तो ये हमें आइडिया नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है। अभी भी दुनिया के किसी भी देश के पास इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता कि किस मैग्नीट्यूड तक ये नुकसान कर सकता है और इसकी भरपाई करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या होगा? वोट ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा लोकसभा द्वारा, एग्जीक्यूटिव को बोल दिया जाएगा कि आपको इस प्रॉब्लम से डील करना है या इस सर्विस से डील करना है। पैसा आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, आपको जो खर्च करना करो। एक ब्लैंक चेक की तरह आपके पास ये ग्रांट दी गई है, जो भी पैसा हुआ बाद में हिसाब दे देना, पर काम करना जरूरी है। पर तो लेकिन हमें अमाउंट नहीं पता, तो इसलिए आप इस पे जो खर्च करना है आप कर लीजिएगा। टेक इट एज सिमिलर टू अ ब्लैंक चेक कि भैया आपको सर्विस पे जितना भी पैसा लगा आप बाद में हिसाब देके हमसे ले लेना। क्लियर है बात? सो वोट ऑफ क्रेडिट इज लाइक द ब्लैंक चेक इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव टू लोकसभा टू द एग्जीक्यूटिव। So granted for meeting an unexpected demand upon the resources of India। तो ऐसी डिमांड जिसको हम पता ही नहीं हमें कितना नुकसान करेगी, कितनी हमारे को उसको कवर करने के लिए कितना खर्चा होगा। तो आज मेरे को कोविड को थोड़ी पता कितने लोगों को मारेगी, कितने को क्या अफेक्ट करेगी, किसको किसको क्या क्या बीमारी, मतलब बीमारी तो मैं पता है, पर क्या क्या ऑर्गन खराब कर सकती है, फिर हो सकता है हमें उसको ठीक करना पड़े, हमें वैक्सीनेशन दोबारा करानी पड़ सकती है अभी के बाद, कोई नया वायरस है जो इस वैक्सीन से कवर नहीं हो। तो बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड है। क्लियर है बात? तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए हमें, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, हमें उसके पैसा नहीं पता कि इसमें 100 करोड़ लगेंगे, 500 करोड़ लगेंगे, 10,000 करोड़ लगेंगे, कोई भरोसा नहीं है कितना डेवस्टेशन करे। हो सकता है हमारे देश में कम डेवस्टेशन करे तो हमारे को पैसे की जरूरत नहीं, हो सकता है हमारे देश में कत्लेआम ही मचा दे तो हमें बहुत सारे पैसे की भी जरूरत पड़ सकती है। सो वी डोंट नो दी मैग्नीट्यूड एंड दी कैरेक्टर। हमें ना मैग्नीट्यूड पता है ना कैरेक्टर पता है इसका। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में होता है वोट ऑफ क्रेडिट। ये एग्जीक्यूटिव, लोकसभा पावर दे देती है एग्जीक्यूटिव को कि आप तो इस पे काम करो, खर्चा जो होगा देख लेंगे। ये ब्लैंक चेक की तरह आप समझ लो। क्लियर है? इसलिए यहां पे ब्लैंक चेक की फोटो है। द डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल्स ऑर्डिनरली गिवन इन द रिजल्ट। ये चेक पता नहीं किसका है, डॉक्टर मिस्टर सिद्धांत जैन है, तो उनका अकाउंट नंबर ये है छुपा हुआ।
द डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल्स ऑर्डिनरली गिवन इन अ बजट सिमिलर टू द ब्लैंक चेक गिवन टू द एग्जीक्यूटिव बाय लोकसभा। तो ये मैंने आपको समझा दिया, एक ब्लैंक चेक की तरह है कि भैया एक ब्लैंक चेक की तरह आपको तो खर्चा करो, जो भी हो फाइनल अमाउंट आप भर देना। जैसे पुरानी पिक्चर में होता था ना कि भैया ये मेरी बेटी को छोड़ दो, ये रो ब्लैंक चेक, मेरी बेटी को छोड़ने का जो पैसा भरना भरो, मेरी बेटी से दूर हो जाओ। क्लियर है? तो वही तरीके से लोकसभा भी करती है। फिर आते हैं कुछ और ग्रांट्स पे। एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट, तो एक्सेप्शनल ग्रांट वो ग्रांट जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए हुई है, एक रेगुलर सर्विस नहीं है, एक स्पेशल पर्पस है, उसको मीट आउट करने के लिए हमें कोई ग्रांट देनी है। तो वापस कोविड ने मतलब हमारी पॉलिटी पूरी खोल के रख दी है, बहुत इजी कर दिया सब कुछ समझाना। कोविड बेस्ट एग्जांपल है। तो 2-3 एग्जांपल हमारे देश में हमेशा चलते हैं, बॉलीवुड, क्रिकेट, इसके अलावा कोविड और आ गया तो आपको हर जगह इनके एग्जांपल मिलते रहेंगे। सो स्पेशल ग्रांट, सॉरी एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शनल मतलब नॉर्मल नहीं है, ये कभी कभी बात है, एक्सेप्ट है ना। तो एक्सेप्शनल ग्रांट में आपको यही करना है, यही मतलब है इसका कि कोई ऐसी सर्विस जो कि हमने कंटेम्पलेट नहीं करी है, और मतलब वो रोज सर्विस, रिपीटेटिव सर्विस नहीं है, वो वंस इन अ वाइल वाली सर्विस है, और उसको कैरी ऑन करने के लिए हमें एक पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसको बोला जाएगा एक्सेप्शनल ग्रांट। तो सपोज करो, जैसे सपोज का मतलब वैक्सीन लगाई हम सबने, 2 डोज वैक्सीन लगाई हमने, पर अब ये 2 डोज रोज थोड़ी लगेंगे, या हर साल नहीं लगेंगे, या हर 6 महीने में नहीं लगेंगे, ये एक बार के लग गए। तो एक स्पेशल पर्पस के लिए हमें पैसे की जरूरत थी कि देश के सरकार के पास क्या चैलेंज था कि हमारे को पूरे देश की जनता को ये वैक्सीन के 2 डोज लगवाने। तो इट वॉज अ स्पेशल पर्पस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर लगते रहेंगे, हर आदमी को हर साल लगवाना है, ऐसा तो नहीं है। अभी एक स्पेशल पर्पस के लिए थे, तो उसके लिए उन्होंने एक एस्टिमेट लिया हुआ कि भैया 5,000 करोड़ रुपए हमारे को सपोज पूरे भारत की वैक्सीनेशन के लिए चाहिए, फॉर दिस स्पेसिफिक एक्सेप्शनल पर्पस। तो उस पर्पस के लिए जो पैसा होगा वो कहलाया जाएगा एक्सेप्शनल ग्रांट, ग्रांटेड फॉर अ स्पेशल पर्पस, फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि ये पार्ट नहीं है, बजट के टाइम आप ले डाउन नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं है कि हर बार होगा, तो इसलिए आपको इसमें ले डाउन नहीं करते। एक स्पेसिफिक पर्पस है, उसको खत्म करा, बात खत्म, बस उसको कैरी ऑन करने के लिए हमने ये करा है। क्लियर है? फिर आता है हमारा टोकन ग्रांट। अब टोकन का क्या मतलब है? टोकन नाम से पता पड़ रहा है, टोकन के लिए है, मतलब कोई ग्रांट अलॉट नहीं हो रही, ये टोकन के तौर पे हम मान रहे हैं। साई होती है, साइनिंग चीज होती है, तो वही साइनिंग चीज है ये, कि भैया टोकन है कि ये प्रोसेस हो रहा है, इसका ये टोकन है। तो इस केस में क्या होता है, सपोज करो 2 डिपार्टमेंट है या 2 मिनिस्ट्रीज हैं, दोनों के पास 1000 करोड़ है। एक मिनिस्ट्री के 800 करोड़ कर चुके, दूसरी मिनिस्ट्री को 1200 करोड़ रुपए की जरूरत है, दूसरी मिनिस्ट्री को 1200 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो एक प्रोसेस तो क्या है, जिसके 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, वो क्या मांग सकता है? सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग सकता है, या एक्सेस ग्रांट मांग सकता है, जो भी उसका प्रोसेस है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जिस बंदे के 1000 करोड़ थे, जिस मिनिस्ट्री के पास 1000 करोड़ थे, उसके खर्चे ही 800 करोड़ के हो रहे हैं, यानी कि उसके पास 200 करोड़ रुपए बच रहे हैं, और यहां पे ये गरीब है, इसको 200 करोड़ रुपए चाहिए क्योंकि इसका 1200 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो हम ये भी तो कर सकते हैं, ये जादू भी तो कर सकते हैं कि ये 200 करोड़ रुपए इधर दे दें और पूर्ति हो जाए। तो ये है टोकन ग्रांट। इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई नया पैसा नहीं निकलता, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं निकलता, ये वही पैसा है जो आप पहले एलोकेट कर चुके हो, बस अब इसको आप रीअप्रोप्रिएट कर रहे हो, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री डाल रहे हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट डाल रहे हो। तो इस टाइप की ग्रांट के अप्रूवल को बोलते हैं टोकन ग्रांट। क्लियर है? जब एक जगह से एक हेड से हमने पैसा निकाला और दूसरे हेड में हमने डाल दिया, हम सरकार से और पैसा नहीं ले रहे, हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से और पैसा नहीं ले रहे, हम सिर्फ एक हेड में से निकाल रहे हैं और दूसरे हेड में ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट इज नोन एज टोकन ग्रांट, टोकन के तौर पे। ठीक है? और इस टोकन को सिग्निफाई करता है 1 रुपए का सिक्का। 1 रुपए के सिक्के के ऊपर लोकसभा में इस पर वोटिंग होती है, और अगर वो वोटिंग अप्रूव हो जाती है तो इसका मतलब रीअप्रोप्रिएशन कैन बी डन। बट जैसा आप समझ रहे हैं, हमारे यहाँ पे सब मोटे पेट के मंत्री हैं, सब मोटे पेट की मिनिस्ट्रीज है, तो ये जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है ना, वो खर्च नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो बचा हुआ दे देगा, वो खुद खर्च कर लेगा, कहीं ना कहीं उड़ा देगा पैसा। क्लियर है? बट एज पर दी प्रोविजन ऐसा एक चीज है कि आप टोकन ग्रांट ले सकते हैं। सो ग्रांटेड व्हेन फंड्स टू मीट द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन। आपको पैसे की जरूरत थी, पैसा मिल रहा है, पर मिल कैसे रहा है? रीअप्रोप्रिएशन से। न्यू अप्रोप्रिएशन नहीं हो रहा। अभी तक जो हमने ग्रांट्स पढ़ी उनमें क्या था?
न्यू एप्रोप्रिएशन हो रहा था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नया निकल रहा था और इनके पास जा रहा था। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा, यहां पे ये पैसा सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, एक हेड में से दूसरे हेड में ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? रीएप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन हेड टू अनदर, ये हम आपको बता चुका है। बढ़े आगे। नो एडिशनल एक्सपेंडिचर, समझ आ गया? एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं है, एक हेड से दूसरे हेड में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, देश के ऊपर कोई भार नहीं आ रहा, कोई लोड नहीं है। अ डिमांड फॉर अ ग्रांट ऑन टोकन सम ऑफ ₹1, ये मैं आपको बता चुका हूं, 1 रुपए के सिक्के पे ऊपर सबमिटेड टू दी वोट ऑफ लोकसभा, लोकसभा में इस पे वोटिंग होती है। एंड इफ असेंटेड, और इस पे अगर रजामंदी आ जाती है तो फिर वो रीएप्रोप्रिएशन टेक्स प्लेस। जो हम सोच रहे हैं 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के, वो 200 करोड़ रुपए हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 1 रुपए का टोकन है, ये क्या है? 1 रुपए का टोकन। तो जब आप 1 रुपए का टोकन पास कर दिया आपने, तो अब आप पूरा रीएप्रोप्रिएशन कर सकते हो। ठीक है? मतलब तरह तरह की हमारे यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हमें तरह तरह की नौटंकियां दी हुई है, वो हमें करनी पड़ती है क्योंकि इट इज एज पर दी बुक, हमारा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है। सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस एंड एक्सेप्शनल ग्रांट, जितनी भी ग्रांट्स हैं वो सेम प्रोसीजर से रेगुलेट होती है जिससे हम रेगुलर बजट करते हैं। तो जो बजट पास करने का प्रोसेस था वही हर ग्रांट को पास करने का प्रोसेस भी है। तो बजट में प्रॉपर एप्रोप्रिएशन एक्ट बन के, एप्रोप्रिएशन लॉ बन के फिर एप्रोप्रिएशन किया जाता है। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, हर ग्रांट को लॉ की तरीके से ही, प्रॉपर बजट के तरीके से ही प्रेजेंट किया जाएगा और बाद में उसको अप्रूव किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा। सो द प्रोसेस फॉर गिविंग एक्स्ट्रा ग्रांट्स एंड द बजट इज सेम, ये ध्यान रखना। बजट और एक्स्ट्रा ग्रांट के प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग में जरूर डिफरेंस है कि बजट क्या होता है और ये क्या होता है। क्लियर है? ओके। अब ये बात करी हमने ग्रांट्स, पैसा लेने की बातें। पैसा इसलिए चाहिए, इस तरीके से चाहिए, लेकिन पैसा लोगे कहां से? पड़ा कहां है पैसा? कौन सा मटका भरा हुआ है पैसे का? कौन सा बैग भरा हुआ है पैसे का? तो ये 3 बैग हमारी देश की सरकार मेंटेन करती है। ये 3 मटके हमारी देश की सरकार मेंटेन करती है, यहां से हमें पैसा निकालना है। 3 काइंड्स ऑफ फंड्स आर मेंटेन्ड फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट 3 टाइप के फंड मेंटेन करती है जहां से वो पैसे का लेन देन, पैसे का सारा निवारण और अपनी पूर्ति करती है। क्लियर है बात? सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया 266, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267। समझ में सबको आता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देश की जितनी भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है दैट कम्स इनटू दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी और ब्रीफिंग थोड़ी सी ले लेंगे। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पब्लिक का सारा पैसा जो गवर्नमेंट अपने पब्लिक के बिहाफ पे रखती है। तो पब्लिक ने अगर कोई डिपॉजिट करा रखा है बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, सेविंग्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट स्कीम्स में, तो वो सारा पैसा कहां जाएगा? हो जाएगा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में, पीएफ का पैसा। सिमिलरली कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी एज दी वर्ड सजेस्ट, मजबूरी, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में जो पैसा चाहिए उसको हम निकालते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। तो एक इमरजेंसी फंड हमने बना रखा है, आर्टिकल 267 द्वारा गवर्न होता है ये, जिसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, इट इज अ फंड टू विच ऑल रिसिप्ट्स एंड आर क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड। तो हर टाइप की रिसिप्ट और हर टाइप का पेमेंट कहां पे जाएगा? देश की सरकार का, वो जाएगा हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो सरकार ने क्या क्या आती है इसमें चीजें? ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी भी प्रकार का रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ रहा है, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट टैक्स से जनता से जो पैसा लेती है वो इसमें आ रहा है, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग फीस जो लेती है वो सब इसमें आता है। तो गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का अगर धन आपसे ले रही है या किसी से भी ले रही है और उनका धन हो जाता है वो, तो ये आएगा आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। क्लियर है? टैक्स कमा के, टैक्स आपसे ले तो लिया, लेकिन क्या टैक्स आपका पैसा है क्या? नहीं, वो सरकार का पैसा हो गया। सरकार ने 10% पैसा लिया, मैं 50 लाख रुपए महीना कमाता, साल कमाता हूं, 5 लाख रुपए सरकार ने ले लिए, तो वो सरकार के हो गए, मेरे नहीं है वो सरकार के हो गए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले गए वो। क्लियर बात? तो ये पैसा वो है जो अब आपका नहीं रहेगा, आपसे लिया आपसे गया लेकिन अब आपका नहीं रहेगा। क्लियर है? तो सारी इनकम इसमें जाएगी। ऑल लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर प्रकार का लोन, किसी भी प्रकार का उधार हमारे देश की सरकार ने ले रखा है, देश की सरकार ने ले रखा है बाहर के वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से या किसी भी इंटरनेशनल बॉडी या किसी कंट्री से, तो वो सारा पैसा भी आके कहां जुड़ेगा? हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। क्लियर है? ऑल मनी रिसीव्ड इन दी बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स,
हमने, हमारे देश ने कई छोटी मोटी कंट्रीज है उनको पैसा दे रखा है, ले जा यार अपना जीवन निकाल। तो उसको लोन का जब वो वापस पैसा करेंगे, तो सपोज हमने म्यांमार को 5,000 करोड़ रुपए दे रखे, तो म्यांमार जब हमें पैसा वापस देगी तो कहां जाएगा, वो जाएगा हमारे इसी अकाउंट में। क्लियर है? साथ ही साथ म्यांमार जो ब्याज देगी उस 5,000 करोड़ पे या प्रॉफिट शेयर देगी, वो भी इसी में जाएगा। क्लियर है? ये सब मिलकर बनता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्लियर है बात? ये सब मिलके क्या बनता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और यहीं से फिर सारे खर्चे भी मेंटेन करती है हमारे देश के सरकार, और यहीं से होते हैं 2 नंबर के काम भी। सो ओनली लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड आउट ऑफ दिस फंड। अब इसके अलावा जो सरकार को पैसा देना है, सरकार भी तो लोन लिया है सरकार ने, तो उनको भी ब्याज देना पड़ेगा। सरकार भी बहुत सारी सर्विसेज हमारे देश को देती है, बहुत तरीके के ग्रांट्स है, वो सब कहां से देगी, वो देगी हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो सरकार का सारा पैसा आएगा भी इसी में, और सरकार का सारा पैसा जाएगा भी यहीं से। क्लियर है? तो ये सरकार की मम्मी है। क्लियर है? नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद अ पार्लियामेंट्री लॉ। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार का या कोई भी जो एग्जिस्टिंग सरकार है आज की तारीख में से मोदी जी है, तो इनका मन करेगा वो पैसा जो खर्च कर सकते हैं, इनका मन करेगा वो पैसा निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा किताबों में तो नहीं है एटलीस्ट। सो इसके क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉपर एप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू ही इसका पैसा निकालना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री लॉ बनेगा तो ही ये पैसा निकल सकता है। हाँ, पार्लियामेंट्री लॉ बनाना आपके लिए इजी हो सकता है, पार्लियामेंट्री लॉ बनाना आपकी सरकार के लिए इजी हो सकता है, क्योंकि आप थंपिंग मेजॉरिटी में हो। आप थंपिंग मेजॉरिटी में हो, इसकी मतलब लॉ बना सकते हो, आप अप्रोप्रिएट करा सकते हो, आप परमिशन दिलवा सकते हो। तो इट इज नॉट दैट इजी बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो। क्लियर है बात? सो अगर आप मेजॉरिटी में हो तो आप पूरे देश को चला सकते हो। इसलिए हमेशा सरकार ऐसी बननी चाहिए जो कि मेजॉरिटी में हो, क्योंकि वो देश को अपने हिसाब से चलाएगी। क्लियर है? और मोदी जी भी चला ही रहे। सो एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ। बढ़े आगे, फिर आता है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 266, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो जैसा मैंने बताया आपको, देश की सारी इनकम और सारा एक्सपेंडिचर तो जाता है हमारे किसमें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। लेकिन इसके अलावा भी सरकार हमसे कुछ पैसा लेती है या हमारा पैसा रखती है। तो पब्लिक का ही पैसा जो कि सरकार अपने पास रखती है एज अ केयर टेकर, वो होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर। कौन कौन सा पैसा आएगा इसके अंदर? तो अगर आपने किसी में सरकारी बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पे कर रखा है, आपने पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर रखे हैं, आप अगर एम्प्लॉय हो तो आपका एक प्रोविडेंट फंड कट के जाता है सरकार के पास, तो इस तरीके का पैसा, सारा पैसा आपका कहां पे जाएगा, वो जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। लेकिन इसमें फर्क क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सरकार अपने चाहे अनुसार खर्चा कर देती थी, लेकिन इस पैसे को सरकार खर्च नहीं कर सकती। ये सिर्फ केयर टेकर बिहाफ पे है हमारे। ये जब पब्लिक को ड्यू होगा ये पैसा, जब भी उनको चाहिए या जब भी उनकी ड्यू डेट आएगी या जो भी टेन्योर है, जो भी कंडीशंस है, उसके बाद जब भी वो पब्लिक को ड्यू होगा पैसा, तब वो पैसा सरकार को वापस देना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पे सरकार इज अ मेयर केयर टेकर या कस्टोडियन बोल रहा है आप, कि पब्लिक के पैसे का कस्टोडियन है सरकार, बस इतना सा काम है यहां पे। क्लियर है? सो ऑल अदर पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय ऑन और बिहाफ ऑफ इंडिया शैल बी क्रेडिट टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, सरकार के पास जो भी पैसा आ रहा है वो जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। सारा पैसा मोस्टली कहां जा रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। लेकिन इसके अलावा भी जो पैसा आ रहा है जो कि खर्च करने के लिए नहीं है, तो वो जाएगा आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। तो 2 फंड में जाएगा पैसा, जितना भी जाएगा। अगर सरकार का पैसा हो जाता है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, लेकिन पैसा पब्लिक का ही रहता है तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। इधर नाम ही देखो आप, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, मतलब ये पब्लिक का अकाउंट है, सरकार का अकाउंट नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, जुडिशियल डिपॉजिट्स है, बेल डिपॉजिट्स है, किसी को बेल करनी है उसका डिपॉजिट है, जितने भी डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स हैं सब इसमें जाएंगे। क्योंकि ये सरकार ने अपने खर्चे के लिए लिया है, सरकार एक सिक्योरिटी की तरह रख रही है। ये पैसा सरकार के पास एनी डे पड़ा हुआ है और जब ड्यू होगा जब आपको मिल जाएगा। ठीक है? सेविंग बैंक डिपॉजिट, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, रेमिटेंसेस एंड सो ऑन, जो भी पैसा पब्लिक के बिहाफ पे गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है वो गवर्नमेंट के पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाएगा, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक ओनली। ये सरकार का पैसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अकाउंट ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, इसमें से पैसा निकालने के लिए, इसमें कोई भी करना है उसके लिए आपको एग्जीक्यूटिव
एक्शन की जरूरत है, लॉ की जरूरत नहीं है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पढ़ा था हमने। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या था, आपको लॉ बनाना है तभी उसके अंदर से पैसा निकलेगा। लेकिन क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है और बार बार ड्यू होगा, हर आदमी को अलग अलग डेट पे ड्यू होगा, तो आप हर के लिए लोकसभा में वोटिंग नहीं कराओगे, ठीक है ना। यहां पे वैसे भी आपका पैसे के ऊपर हक तो है नहीं सरकार का, ये सिर्फ आप कस्टडी में, तो ये कस्टडी की राइट किसके पास है, एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू ही ये पास हो जाता है कि हाँ भैया ये पैसा वापस हमें देना है, ये पैसा हमें लेना है, एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू गवर्न हो जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। क्लियर है। तो अगर हम बात करें तो सरकार का पैसा कौन सा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और पब्लिक का पैसा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। ये क्योंकि सरकार का पैसा है तो इट नीड्स लॉ टू बी यूज्ड, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है इट कैन बी डन विद द एग्जीक्यूटिव एक्शन। क्लियर है बात, ये ध्यान रखना। पब्लिक का पैसा पब्लिक अकाउंट में, गवर्नमेंट का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है वो लिया पब्लिक से ही हमने, लेकिन अब जाके वो गवर्नमेंट का पैसा हो गया, तो अब उसको यूज करने के लिए हमें लॉ बनाना पड़ेगा। यहां पे क्या है, पब्लिक का पैसा पब्लिक को ही देना है, तो एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू आप काम कर सकते हो। क्लियर है बात, सिंपल। थर्ड एंड फाइनल, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, ये रही इमरजेंसी, तो उस वक्त आप कहां से पैसा निकालोगे, आप निकालोगे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। और ये आपने हर छोटे मोटे परिवार में भी देखा हो देश के हमारे, तो एक कंटिजेंसी फंड हमारे घर में हमारी मम्मियां भी बना के चलती हैं कि भैया कोई आपदा वापदा आ जाए तो इसमें से पैसा निकाल लेंगे, कोई बीमार पड़ जाए, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए हो। आजकल तो खैर लोग समझदार हो गए, अलग से इन्वेस्ट करने लग गए, बट एर्लियर पहले क्या होता था, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग एक पैसा मेंटेन करते थे, उसमें से खर्च कुछ नहीं करते थे, वो अलग साइड में पड़ा होता था, साइड में बैठ कि जब कोई मुश्किल आएगी तो हम इसमें से पैसा निकालेंगे। तो यही हमारे देश की सरकार भी करती है, ये हमारे देश की सरकार करती है कि भैया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, क्या पता देश में कौन सी दिक्कत आ जाए कभी, जैसे अभी कोविड आई, ये तो खैर दुनिया में आई, पर स्पेसिफिक देश में भी कोई दिक्कत आ सकती है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, टेररिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें उबरना है। तो उबरने के लिए जो हमें पैसा चाहिए वो मिलता है हमारे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। सो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जो अभी अमाउंट सेट है वो है 500 करोड़, पहले होता था या सपोज 50 करोड़ रुपए, जिसको अब 500 करोड़ कर दिया गया है इमरजेंसी अमाउंट। और अभी क्योंकि कोविड के बाद ऐसे सर्कमस्टांसेस देखने को मिले कि इट इज अनकंट्रोलेबल और बहुत ज्यादा पैसा इसमें रिक्वायरमेंट है, तो अभी इस पे कोई बातचीत चल रही है कि उसको 30,000 करोड़ तक का इंक्रीज करने की इट हैज बीन डिमांडेड। हालांकि अभी आपकी जो लिमिट है वो है 500 करोड़ रुपए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेस पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश अमाउंट डिटरमिन्ड बाय लॉ पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो लॉ 500 करोड़ रुपए की जैसे लिमिट है ना, और मैं बोल रहा हूं अभी 30,000 करोड़ की बात चल रही है, तो 30,000 करोड़ रुपए का लॉ बन गया तो इसके अंदर 30,000 करोड़ रुपए भरे जाएंगे। नहीं है अभी 500 करोड़ है, तो अभी मेरे को कितना मेंटेन करना है, रिजर्व 500 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करना है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। फ्रॉम टाइम टू, जैसे ही हमने पैसा खर्च किया वापस डाल दो टाइम टू टाइम। वैसे हमने 150 करोड़ लिए, लो भाई साहब 150 करोड़ वापस लो। हमने 172 करोड़ लिए, लो भाई साहब 172 करोड़ वापस लो। क्लियर है बात। कौन रखता है इसकी जिम्मेदारी, हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया पे राइट है प्रेसिडेंट का, मतलब अथॉरिटी है प्रेसिडेंट की, ही विल गवर्न द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट इज अ बिजी आदमी, उसके पास इतना समय नहीं होता, तो फाइनेंस सेक्रेटरी होल्ड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट इसका सारा काम। ऑब्जेक्टिव टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय पार्लियामेंट, पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, कि अनफोर्सीन कोई सर्कमस्टांसेस आ जाए। वैसे तो आपको कहानी समझ में आ गई, पर फिर भी और समझा देता हूं कि एकदम से कोई समस्या आ जाए। हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा पड़ा हुआ है, मोटा पैसा हमारा सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पड़ा हुआ है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आई हम उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा हमने पढ़ा था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा एक लॉ के थ्रू बनता है। लॉ कब बनेगा, जब उस पर लेजिस्लेशन होगा लोकसभा या हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। हाउस ऑफ पार्लियामेंट हमेशा बैठे नहीं रहते, तो उस केस में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि भैया तब हमें लॉ बनाने का समय ही नहीं है, लोकसभा राज्यसभा बैठे नहीं है। दूसरा, लॉ टेक्स टाइम। इमरजेंसी सिचुएशन कैसी होती है, भाई आज एक्सीडेंट हुआ तो खर्चा हमारे को हॉस्पिटल में आज ही करना ना, तो इसी तरह इमरजेंसी सिचुएशन आई तो हमें हाथों हाथ पैसा चाहिए, हमें हाथों हाथ पैसा चाहिए, हम लॉ बनने का इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए ये एक छोटा सा अमाउंट हमने साइड में पटक रखा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो यही ऑब्जेक्टिव है कि इमरजेंसी के टाइम में हमें लॉ बनाने की जरूरत ना पड़े, हम हाथों हाथ कुछ एक्शन ले सके, इसलिए इसे बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है,
हालांकि इसमें जो भी आप खर्चा करोगे प्रेसिडेंट साहब के कहने पे जो भी खर्चा होगा, क्योंकि किसके कहने पे खर्चा होगा, प्रेसिडेंट साहब के कहने पे, तो प्रेसिडेंट साहब अगर कोई भी पैसा इसमें से खर्च कर रहे हैं तो उसको ऑथोराइज कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से बाद में, अभी नहीं कराना, बाद में कराना। अभी तो आप खर्च कर लो, आपको राइट है, आपको चाबी दे रखी है हमने तिजोरी की, आप इसमें से पैसा निकाल के खर्च कर लो, लेकिन आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में मीट आउट कर लेना इससे, तो आपको हिसाब देना पड़ेगा कि भैया ये पैसे मैंने इस इमरजेंसी में मुझे जरूरत पड़ी इसलिए मैंने इस पे खर्चा किया। क्लियर है? तो अब देखो कितना इंपॉर्टेंट आदमी है प्रेसिडेंट, 500 करोड़ रुपए तो उसकी जेब में पड़े, तो प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। क्लियर है? सो विद दिस वी विल ब्रिंग दिस क्लास टू एन एंड। खत्म होती है, कल हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर और लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, और क्या क्या फंक्शन होते हैं पार्लियामेंट के, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा।